हेलो दोस्तों, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन के सिद्धांत और ये आपके चैप्टर 11 वस्त्र और परिधान के लिए डिज़ाइन का भाग 3 है। इसके 2 भाग मैंने पहले शेयर किए हैं जिससे आपको कला के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आज का जो विषय है वो है डिज़ाइन के सिद्धांत। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में जान पाएंगे। कौन कौन से ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन करने में, इसका क्षेत्र क्या क्या है और इस क्षेत्र में जीविका के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। तो एक बार अपने ज्ञान को रिकैप कर लेते हैं। डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन किसी भी वस्तु को और अधिक निखारने के लिए और अधिक सुंदर बनाने के लिए जो भी उपाय अपनाए जाते हैं और उनमें सामंजस्य बिठाया जाता है उसे हम डिज़ाइन कह सकते हैं। और किसी भी डिज़ाइन को एक अच्छे डिज़ाइन की संज्ञा तब दी जा सकती है जब उस डिज़ाइन का कलात्मक पहलू उसकी उपयोगिता के अनुरूप हो। और इसके साथ साथ हम डिज़ाइन के तत्वों को जान लें। डिज़ाइन के जो तत्व हैं वो हैं रंग, बनावट, रेखा और आकृति या रूप। इन तत्वों को समावेशित करके एक साथ मिलाकर और सिद्धांतों का प्रयोग करके हम किसी भी डिज़ाइन को और भी सुंदर एवं कार्यपूर्ण बना सकते हैं, उसकी उपयोगिता उसको और उपयोगी बना सकते हैं। तो आइए डिज़ाइन के सिद्धांत को जानते हैं। एक सफल डिज़ाइन का विकास बुनियादी डिज़ाइन के सिद्धांतों की समझ पर ही निर्भर करता है और डिज़ाइन के सिद्धांत वह नियम है जो कि डिज़ाइन तत्वों को सबसे अधिक उपयुक्त तरीके से कैसा मिलाया जाए इसको नियंत्रित करते हैं। डिज़ाइन के सिद्धांत अलग अलग भी इस्तेमाल करके डिज़ाइन को अच्छा बना सकते हैं या इनका एक साथ प्रयोग करके सफल एवं श्रेष्ठ डिज़ाइन बनाया जा सकता है। तो डिज़ाइन के टोटल यहाँ पर 5 सिद्धांत हम पढ़ेंगे। ये हैं अनुपात, संतुलन, दबाव, लय एवं अनुरूपता। प्रपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम एंड हार्मोनी। ये टोटल 5 सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है अनुपात। अनुपात का अर्थ है वस्तु के एक भाग का दूसरे भागों से संबंध, जबकि परिधान डिज़ाइन में अनुपात का अर्थ होता है परिधान के एक भाग से दूसरे भाग के साथ सभी भागों का परिधान के संपूर्ण डिज़ाइन के साथ उचित संबंध होना। अगर उचित संबंध नहीं है तो कोई भी डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और एक अच्छे डिज़ाइन में विभिन्न तत्वों को इतनी कुशलतापूर्वक सम्मिश्रित किया जाता है कि एक भाग कहाँ समाप्त होता है और दूसरा भाग कहाँ शुरू होता है ये आसानी से समझ में नहीं आता है। डिज़ाइन के तत्वों का सम्मिश्रण माप, रंग, आकृति और बनावट द्वारा सर्जित किया जा सकता है। इन तत्वों को हम मिलाकर अनुपात ला सकते हैं। किसी भी परिधान में सबका आपस में पूर्ण रूप से रोचक पूर्ण संबंधित होना बहुत ज़रूरी है और किसी भी परिधान में कुछ अनुपात होने की आवश्यकता है और वो अनुपात जो पहले से ही बनाए जा चुके हैं, उचित अनुपात, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। एक बार इस चित्र को आप देखिए। यहाँ पर 2 ड्रेसेस पहन के 2 मैनिक्यून्स आपको दिख रहे हैं। जब भी आप इसको देखेंगे तो आप देखिए प्रपोर्शन की वजह से, अनुपात की वजह से ये डिज़ाइन
सूदिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है आंखों को देखने में, जबकि इसमें अनुपात सही नहीं है। इस महिला के बॉडी के अनुरूप ये डिज़ाइन नहीं है। इसके जो अनुपात है उसका डिवीज़न सही ढंग से नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये डिज़ाइन देखने में अच्छी नहीं लग रही है, जबकि ये डिज़ाइन सुंदर प्रतीत हो रही है। तो आम तौर पर अधिकतर परिधानों में जो अनुपात मान्य होता है, फॉलो किया जाता है, वो है 3:5:8, 5:8:13, यानी 3:5:8 और 5:8:13। इसे स्वर्णिम माध्य कहते हैं, सुनहरा माध्य कहते हैं। छोटे भाग इसमें हर भाग को सभी भाग से संबंधित किया जाता है। छोटे भाग 3 का बड़े भाग 5 से वही संबंध होता है जो बड़े भाग 5 का 8 से होता है, यानी कि जो भी डिवीज़न किए गए, जो भी अनुपात किए गए, उनका आपस में एक दूसरे से संबंध होता है। कोई भी पोशाक तभी आकर्षक लगती है जब उसमें 3:5:8 का अनुपात फॉलो किया गया हो या उसमें बांटा गया हो। जैसे कि कोई भी ब्लाउज स्कर्ट है तो 3:5:8 का अनुपात होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप एक देख पा रहे होंगे, ये फ्रॉक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3:5 और टोटल मिलके हो गया 3:5:8। इससे क्या होता है कि कोई भी डिज़ाइन देखने में सुंदर प्रतीत होने लगता है। यानी कि स्कर्ट ब्लाउज़ अगर इसको कर दिया जाए तो ब्लाउज़ का पोर्शन 3 पार्ट्स होगा उसकी टोटल लंबाई का, और स्कर्ट का पोर्शन 5 भाग होगा, तो इस वजह से दोनों मिला के हो जाएंगे टोटल 8। इसी तरीके से पैंट शर्ट की अगर हम बात करते हैं तो पैंट शर्ट में 5:8 का अनुपात होना चाहिए, यानी शर्ट का पोर्शन 5 पार्ट्स कवर होना चाहिए और पैंट बाकी 8 पार्ट होना चाहिए, और टोटल मिलाकर 13 पार्ट हो जाएंगे। इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे। गोल्डन मीन होता क्या है, इसको आइए समझते हैं। हालांकि मैंने इसकी हिंदी में कन्वर्ट नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में बताती हूँ कि गोल्डन मीन का कोई भी जब भी परिधान हम बनाते हैं तो उसमें हमें एक रेशियो फॉलो करना चाहिए, जैसे हमने भी बताया था। इसके अलावा हम जो रेशियो फॉलो कर सकते हैं वो है 1:2, 2:3 और 3:5। ठीक है। और जब भी ड्रेसिंग करते हैं तो ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को 8 पार्ट्स में बांट लेते हैं, उसकी सर की लंबाई के हिसाब से 8 भागों में बांट लेते हैं, और उसके हिसाब से प्रपोर्शन बना के, रेशियो बना के हम डिज़ाइनिंग करते हैं। और जब भी हम ये देखा गया है कि जब भी अनइवन प्रपोर्शन होता है, एक समान प्रपोर्शन नहीं होता है, तो ही वो डिज़ाइन देखने में अच्छा लगता है, वो ड्रेस देखने में अच्छी लगती है। जहाँ पर समान प्रपोर्शन कर दिया जाता है वहाँ पर ड्रेस देखने में अच्छी नहीं लगती। तो 1:1 का रेशियो, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो पहनेगा वो बिल्कुल छोटा लगेगा और अच्छा अपीयरेंस नहीं देगा। वहीं पर आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं कि थोड़े से चेंजेस करके एक कॉलर ऐड कर दी गई है, इसमें थोड़ी सी लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है, स्कर्ट सेम है, तो इस डिज़ाइन को और खूबसूरत बना दिया गया। तो गोल्डन मीन का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी को 8 पार्ट्स में डिवाइड करके और उसके हिसाब से अनइवन अनुपात, एक समान अनुपात नहीं लेना है, असमान अनुपात के हिसाब से डिज़ाइनिंग करनी है। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो अनुपात हम दे कैसे सकते हैं, इसको समझते हैं। रंगों के अनुपात द्वारा, जो स्वर्णिम माध्य का उपयोग करते हुए रंग का अनुपात उत्पन्न करने के लिए कमीज और पैंट, ब्लाउज और स्कर्ट के बीच के जो भी रंग होते हैं वो रंगों का अनुपात होते हैं। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं रंगों का अनुपात लिया गया है, नीला और काला। इसी तरीके से इसमें अनुपात लिया गया है। ये दूसरी ड्रेस है, तो इसमें रंगों का भी अनुपात का ध्यान रखा गया है।
इसके बाद बुनावट का अनुपात, इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। बुनावट के अनुपात में यह तब प्राप्त होता है जब पोशाक बनाने वाली सामग्री को विभिन्न बुनावटें पोशाक पहनने वाले व्यक्ति का साइज बढ़ा या घटा सकने में सक्षम हो। उदाहरण के लिए एक दुबले पतले और ठिगने व्यक्ति को भारी फैली हुई बनावटों के वस्त्र उपयुक्त नहीं लगेंगे। तो जब भी डिज़ाइनिंग की जाती है बुनावट में अनुपात का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए बुनावट में अनुपात का ध्यान रखा गया है। ये अलग बुनावट है और ये अलग बुनावट है और इस तरीके से अनुपात रखा गया है जिससे ये ड्रेस देखने में उपयुक्त प्रतीत हो रही है, अच्छी लग रही है। और इसके अलावा आकार और रूप का अनुपात। एक पोशाक में कलाकृतियों और छपाई का आकार और स्थिति पहनने वाले के शारीरिक आकार के अनुरूप ही होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई कम हो, अधिक हो, कमर चौड़ी हो, पतली हो, लंबाई अधिक हो, कम हो, कई बार टांगों की लंबाई अधिक होती, कई बार कम होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक परफेक्ट बॉडी शेप का हो, उपयुक्त शारीरिक अनुपात वाला हो। तो ऐसे में उचित अनुपात के वस्त्र पहनाकर हम उस व्यक्ति की उन कमियों को छुपा सकते हैं और दोषपूर्ण शारीरिक अनुपात को एक अच्छा अनुपात होने का आभास दे सकते हैं। जैसे कि एक गर्भवती महिला द्वारा पहने जाने वाली जो ऊंची कमर की कुर्ती है उसके बढ़े हुए पेट को छुपा लेती है। आपने देखा होगा चुन्नट वाली ऊंची कमर की कुर्ती पहनती हैं, जिससे क्या होता है कि उभरा हुआ पोर्शन छुप जाता है। तो जब भी हम आकृति में रूप और अनुपात को अनुपात करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समान विभाजन व्यक्ति को दिखने में छोटा और चौड़ा बना देते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया आपको, जब भी किसी भी ड्रेस में सामान्य विभाजन होगा तो वो व्यक्ति की लंबाई को कम कर देता है, उसे छोटा बना देता है। और असमान विभाजन, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये ब्लाउज पोर्शन है और ये नीचे का, तो असमान पोर्शन हमेशा व्यक्ति की लंबाई को बढ़ाता है, दर्शाता है और उसको पतला दिखाता है। दूसरा सिद्धांत है संतुलन। संतुलन को पोशाक के केंद्र बिंदु से समान वितरण करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी भी वस्त्र का केंद्र बिंदु से समान विभाजन में के हिसाब से परिभाषित किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। हर पोशाक को दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे के रूप में संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अगर संतुलन नहीं है किसी भी पोशाक में तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। संतुलन किस प्रकार से बनाया जा सकता है? 3 प्रकार के संतुलन होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और रेडियल संतुलन। इन तीनों संतुलन को बनाया जा सकता है किनके द्वारा? रेखा, आकृति, रंग और बुनावट का इस्तेमाल करके। तो आइए इन संतुलन को जानते हैं। औपचारिक संतुलन यह तब होता है जब एक डिज़ाइन ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज डिवीजनों के दोनों ओर समान होता है। कैसे समझते? सपोज ये एक ड्रेस है, एक टॉप है, इसका सेंटर पार्ट लेंगे, ये रहा सेंटर पार्ट। अब जो भी डिज़ाइन है ये दोनों तरफ एक समान होगा सेंटर पार्ट के। समझ आ गया आपको? तो ये बन गया औपचारिक बैलेंस, औपचारिक संतुलन। गुण क्या होते हैं? औपचारिक संतुलन स्थिरता देता है और गरिमा में लगता है और औपचारिकता की भावना देता है। यानी फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए ये बिल्कुल सही है। ऑफिस जाने के लिए, स्कूल पहनने के लिए जो ड्रेसेस होती हैं उनमें औपचारिक बैलेंस होना, औपचारिक संतुलन होना ज़रूरी है। इसका लाभ क्या है? बनाने में बहुत आसान है। आपको किसी भी ड्रेस के सेंटर पार्ट लेना और दोनों तरफ सेम डिज़ाइन को सेम डिस्टेंस पर लगाना है। जबकि इसमें कमी ये है कि ये नीरस लगने लगता है, कुछ टाइम देखते देखते इंसान बोर हो जाता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक या विषम संतुलन।
ये तब होता है जब एक काल्पनिक ऊर्ध्वाकार रेखा के एक तरफ तत्व शरीर के दूसरी तरफ से अलग करते हैं, लेकिन मन भावन प्रभाव देने के लिए ऐसे रखे जाते हैं कि वो देखने में सुंदर लगे। हर कोई अनौपचारिक या विषम संतुलन बना नहीं सकता है। अगर हम चाहें हम बना लें तो ज़रूरी नहीं कि हम बना पाएँ। इसके लिए क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, कलात्मक होना ज़रूरी है, कलात्मक थॉट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। यह बहुत मुश्किल काम है क्योंकि संतुलन प्राप्त करने के लिए केंद्र से अलग अलग दूरी पर असमान विभिन्न डिज़ाइनों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सेंटर पॉइंट है ड्रेस का, और सेंटर पॉइंट से इधर लंबी ड्रेस जा रही है और इधर ये ऊपर को जा रही है। इसी तरीके से इधर है। या आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, जो हम शर्ट पहनते हैं घर में, स्कूल लाने की आपकी यूनिफॉर्म की शर्ट होती है, उसमें आप पॉकेट होती है, वो दोनों साइड होती है, तो औपचारिक बैलेंस हो गया, औपचारिक संतुलन। और जबकि अगर आप अंगरखा ड्रेस पहनते हैं कोई भी, तो अनौपचारिक संतुलन हो गया, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। अगला बैलेंस है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस तब प्राप्त हो सकता है जब कला के तत्व के और डिज़ाइन के तत्व एक पोशाक के केंद्रीय बिंदु से विकीर्ण होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये विकीर्ण होते नज़र आ रहे हैं तत्व एक सेंटर पॉइंट से। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल बैलेंस। अब अगला सिद्धांत है महत्व या दबाव। किसी भी परिधान में दबाव देना बहुत ज़रूरी होता है। जो दबाव, जैसे कि आप अभी पहले ऐसे देखिए, जैसे कि आप इन ड्रेसेस को देख रहे हैं, आपका सबसे पहले ध्यान इस वाली ड्रेस में इसकी आस्तीन पर जाएगा, यहाँ ये वाले फूल पर जाएगा, बाकी ड्रेस में क्या है हमारा ध्यान शायद नहीं जाए। तो इसी को हम कहते हैं दबाव। दबाव के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के शरीर के जो दोष हैं उसको छुपा सकते हैं। जिस पॉइंट पर हम कमी है उसको छुपाने के लिए जो पार्ट बॉडी का सुंदर है उसको हम उस पोर्शन पर ज़्यादा महत्व दें, ज़्यादा दबाव डालें, तो दूसरे व्यक्तियों का ध्यान सिर्फ उस महत्व दिए हुए पोर्शन पर ही जाएगा। जैसा कि आप इस डिज़ाइन में जा रहा होगा, बाकी डिज़ाइन क्या है आप नहीं देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपका ध्यान इसके आस्तीन पर जा रहा है या इसके फूलों पर जा रहा है। तो किसी भी ड्रेस में दबाव देना बहुत आवश्यक है, जिससे कि दर्शक की आंख, देखने वाले की आंख वहीं पर आकर्षित हो। यदि परिधान में रुचि लाता है और डिज़ाइन लाइनों, विवरण या सामान के उपयोग के द्वारा बनाया जा सकता है। दर्शकों का ध्यान केंद्रित करने का ये एक अच्छा तरीका है, और किसी भी व्यक्ति में उसके चेहरे की सुंदरता को दिखाने के लिए हमने उस ड्रेस में गले के पास योक लगा दिया है या यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर दी है, तो या कोई ज्वेलरी के अरेंजमेंट कर दिया है, ब्लाउज डिफरेंट कर दिया है, तो जिससे व्यक्ति का ध्यान उसके चेहरे पर ही ज़्यादा जाएगा। आकृति समस्याओं के साथ जो लोग होते हैं उनके लिए दबाव का बहुत महत्व है। दबाव उनके आकृति समस्याओं का छलावरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि पतली कमर वाली महिला अपनी पतली कमर से ध्यान हटाने के लिए एक चमकदार और विषम रंग की बेल्ट अगर लगा लेती है तो किसी का ध्यान उसकी पतली कमर पर नहीं जाता है, जबकि एक चौड़े नितंबों वाली महिला बेल्ट पहनकर उसको और अधिक उजागर कर सकती है। पोशाक में विषम रंगों, विभिन्न असामान्य आकृतियों, रेखाओं और बुनावटों के उपयोग से उसके महत्व को और बढ़ाया जा सकता है। अगला सिद्धांत है लय। लय लाइन, रंग, डिज़ाइन के अन्य तत्वों या विवरणों को दोहराकर बनाया जाता है ताकि एक पैटर्न बनाया जा सके और जिसके द्वारा हमारी आंखें हैं वो उसी माध्यम से प्रवाहित होती रहें, उसी लय में मूव करती रहें। एक हमारी आइज़ जो है वो मूव करती रहे, कोई भी डिज़ाइन ऐसे बनाई जाए, एक लय लाई जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जब भी हम देखेंगे इस डिज़ाइन को तो हमारी आंखें एक लय में मूव कर रही हैं।
लय कैसे बनाया जा सकता है? पुनरावृत्ति द्वारा लय बनाना। किसी भी कढ़ाई का, लेस का, बटन का, पाइपिंग का या रंग को बार बार दोहराकर लय बनाई जा सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कलर को बार बार दोहराया गया है, थोड़ी थोड़ी दूर पे इक्वल डिस्टेंस पे रंग को दोहराया गया है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिपीटेशन के द्वारा, दोहराने के द्वारा हम लय को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है श्रेणीकरण द्वारा लय या ग्रेडेशन द्वारा लय। क्रमिक वृद्धि या कमी से। कैसे? रूपांकनों का आकार, रेखाओं, बटन, रंग और बनावट, इनके आकार को बढ़ाकर या घटाकर हम लय को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हल्के से गहरे रंग पे जाएं, पतले से मोटे की तरफ जाएं या छोटे से बड़े। ये 3 तरीके से हम श्रेणीकृत कर सकते हैं और लय को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, छोटे से बड़े बो बने हुए हैं तो एक लय प्राप्त हो रही है। उसी तरह यहाँ पर गाढ़े से हल्के रंग का फ़र्क है और जो छोटा सा बड़ा साइज़ यहाँ पर होता जा रहा है। जो प्लीट्स बनी हैं फ्रिल की, वो छोटे से बड़ी होती चली गई हैं। तो इस तरह से ग्रेडेशन द्वारा लय प्राप्त किया जा सकता है। विकिरण द्वारा लय प्राप्त किया जाता है। विकिरण का मतलब है जहाँ आँखों को एक केंद्रीय बिंदु से एक संगठित तरीके से मूवमेंट देना। जैसे कि ये सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ से एक संगठित तरीके से लय दी गई है। अब हमारी आइज इस सेंट्रल पॉइंट से चारों तरफ लयबद्ध होकर मूव कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कमर या जर्दी या कफ आदि में जो चुन्नट डाली जाती है वो भी इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा समानता होनी बहुत ज़रूरी है। समानता जहाँ तत्व एक दूसरे के समानांतर होते हैं। उदाहरण के लिए एक स्कर्ट में योक या चाक की प्लेट्स में जो टक्स होते हैं वो पैरेललिज्म को दर्शाते हैं। रंग के बैंड भी एक पोशाक में लय को दर्शा सकते हैं। रंग के बैंड से मतलब है जैसे कि एक ही रंग की पुनरावृत्ति होना बार बार। तो इस तरीके से समानता द्वारा भी लय लाई जा सकती है और अदल बदल द्वारा लय लाना, यानी कि अदल बदल द्वारा रंग को बनाया जा सकता है। जैसे कि 2 रंगों को अदल बदल करके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 रंगों को अदल बदल करके बनाया गया है। पंक्ति में की बनावट में अदल बदल करके, यहाँ पर आप देखिए प्लेन 2-3 कलर हैं, उसके बाद डिज़ाइन के है डिफरेंट कलर से। फिर तो इसके द्वारा हम जो है अदल बदल द्वारा भी लय को ला सकते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है सद्भाव, अनुरूपता या हार्मनी जिसको कहते हैं। सद्भाव या एकता तब बनाई जाती है जब डिज़ाइन के सभी तत्व एक मन भावन सामंजस्यपूर्ण प्रभाव देने के लिए एक साथ आते हैं। यह विपणन योग्य डिज़ाइन के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक होता है, यानी उत्पादन के लिए एक सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य रूप में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो अनुरूपता, आकार से अनुरूपता दी जा सकती है। आकृति द्वारा सामंजस्यता तब उत्पन्न होती है जब पोशाक के सभी भागों को एक ही जैसी आकृति दर्शाई गई हो। जैसे कि यदि किसी कमीज के कॉलर, कफ और किनारे गोलाई आकार के हैं तो वो एक सामंजस्यता बिठाती है, जबकि कॉलर गोल हो, पॉकेट जो लगी, जेब लगी है वो वर्गाकार हो, तो ऐसी डिज़ाइन देखने वाले को पसंद नहीं आएगी कि उसमें एक रूपता नहीं है। उसी प्रकार सही बनावट वाले वस्त्रों का प्रयोग द्वारा भी पोशाक को सामंजस्यता स्थापित कर सकता है। अगर बनावट में समानता है तो भी एक सद्भाव, एक अनुरूपता क्रिएट हो सकती है। जैसे सलवार, कुर्ता और दुपट्टा, इस तरह की ड्रेसेस में जिसमें कई टुकड़े होते हैं उसमें सही तरीके की बनावट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर रेशमी कपड़ा है और रेशमी कुर्ता और सलवार के साथ अगर आप सूती दुपट्टा, कॉटन का दुपट्टा इस्तेमाल करते हैं तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, अनुरूप नहीं लगेगा और देखने वाला उस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। तो समानता लाने के लिए जो परिधान में प्रयोग होने वाले रंग हैं उनको में अपनापन होना चाहिए।
परिधान की संरचना में एक रूपता होना ज़रूरी है। उसमें जो अलंकरण किया गया है वो भी एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। जो भी प्रिंट या रेखाएं और कोण है का इस्तेमाल किया गया है उनमें भी समरूपता होनी चाहिए। अब अगर हम करियर की अपने तैयारी करते हैं, जीविका के अवसर को के लिए इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, इसको समझते हैं। जो कपड़े और परिधान हैं, वस्त्र एवं परिधान एक भाग नहीं है, ये बहुत व्यापक फैला हुआ भाग है और इसकी दो अलग अलग विशेषज्ञताओं के रूप में माना जाने लगा है। जैसे कि इसमें दो भाग हो जाते हैं, कपड़ा का पोर्शन हो गया और परिधान, दो अलग पार्ट्स हो गए। कपड़े व्यापक रूप से परिधान और घर के अलावा जो अन्य कई चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि परिधान सिर्फ कपड़े के अलावा अन्य सामग्रियों का उपयोग कर रहा होता है। तो बेसिकली दो पार्ट्स में इसमें जीविका के अवसर उपलब्ध हैं और प्रत्येक उपयोग, उपस्थिति एवं स्थायित्व के मामले में लागत आवंटन में विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि वस्त्र डिज़ाइनर को कपड़े के बारे में ज्ञान हो। तो आवश्यक ज्ञान को जानते हैं, क्या क्या आवश्यक ज्ञान की आवश्यकता है इस क्षेत्र में। जो भी इस क्षेत्र में अपनी जीविका के अवसर को चुनना चाहता है उसे फाइबर की विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए, उसके गुण, लाभ और उसकी सीमाओं एवं संसाधन का पूरा ज्ञान होना चाहिए और इन्हें अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा विभिन्न रेशों और कपड़ों की रंगाई कैसे की जाती है उसके विषय में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हर एक रेशा अलग अलग तरीके से रंग किया जाता है, रंगा जाता है, तो उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। उसकी तकनीकी का ज्ञान होना ज़रूरी है, उनके सही चरण का ज्ञान होना ज़रूरी है एवं डिज़ाइन के विभिन्न सिद्धांतों को अच्छे तरीके से जानता हो। तो ये आवश्यक ज्ञान ज़रूरी है इस क्षेत्र में, वस्त्र के लिए एवं परिधान के लिए, डिज़ाइन के क्षेत्र में अपनी जीविका के अवसर बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको। एक फैशन डिज़ाइनर, एक ड्रेस डिज़ाइनर बनने के लिए दो रास्ते हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से कक्षा 12 पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, जो कि 3 से 4 साल का कोर्स है, या बीएससी होम साइंस भी कर सकते हैं। 3 से 4 साल का कोर्स ये भी है, डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रीम में हैं। इसके बाद स्नातक होने के बाद आप एमए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, या एमएससी टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। जो दूसरा रास्ता है वो है, अगर साइंस स्ट्रीम में 12वीं कक्षा पास की है तो आप बीटेक कर सकते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, बीएससी होम साइंस का अवसर पहले ही बताया उपलब्ध है। एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं टेक्सटाइल में, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं अपैरल में। इस तरीके से आप एक डिज़ाइनर बन सकते हैं। बहुत सारे संस्थान हैं जो एक प्रमाण पत्र कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, स्नातक डिग्री, परास्नातक डिग्री कोर्स को प्रदान करते हैं, या बहुत सारे दीर्घकालीन और अल्पकालीन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जैसे कि निफ्ट हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, IIFT, SNDT, यूनिवर्सिटी बॉम्बे। इस तरीके से जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी टेक्सटाइल का ऑप्शन, एग्रीकल्चर जितनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप बीटेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको इसमें डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करते हैं। इसका क्षेत्र क्या क्या है। आज डिज़ाइन उद्योग एक ऐसा जीवंत, विविधतापूर्ण एवं सक्रिय रचनात्मक क्षेत्र बन चुका है जो हमारे जीवन के कई भागों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वस्त्र एवं परिधान डिज़ाइन के क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो चुका है कि इस क्षेत्र में जो भी लोग कार्य करते हैं और तथा सफलता प्राप्त करने के लिए उनके पास फैशन दुनिया में सबसे तेज़ी से बदलती प्रवृत्तियों और शैलियों के प्रति जागरूक रहना, नए नए डिज़ाइनों के उत्पादनों के लिए सृजनात्मक का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है कि परिधान डिज़ाइनिंग का क्षेत्र सजावट की सामग्री के डिज़ाइन की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बदलता जा रहा है। तो परिधान फैशन के लिए वस्त्र डिज़ाइन प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन की तुलना में बहुत बदलाव हो रहे हैं। जो जीविका के अवसर इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं उन पर चर्चा करते हैं। गारमेंट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हाउसेज हैं बहुत सारे, वहाँ पर आपके जीविका के अवसर हैं। कपड़ा एवं कपड़े की विनिर्माण इकाइयाँ हैं,
ब्रांडेड फैशन शोरूम हैं, टेलीविज़न और फिल्म उद्योग में आप डिज़ाइनर का काम कर सकते हैं, स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं, कोई रिटेल चेन के साथ काम कर सकते हैं, रिटेल चेन बना सकते हैं, बुनाई के डिज़ाइनर बन सकते हैं, सिर्फ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं बुनाई के लिए, रंग के विशेषज्ञ बन सकते हैं, अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं और फ्रीलांसर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, यानी कि आप खुद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कि बिना किसी के अंडर काम किए। तो आज बहुत से नामी वस्त्र डिज़ाइनर हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र निर्माता कंपनी एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में अनुसंधान तथा नए नए डिज़ाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे नामों से आप परिचित होंगे जो फैशन डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मनीष मल्होत्रा, रितु बेरी, रितु कुमार, ऐसे बहुत, सब्यसाची, ऐसे बहुत से डिज़ाइनर हैं जो बहुत नाम कमा चुके हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए आप अगर चाहते हैं तो आपको ये जो अभी मैंने कोर्सेज़ बताए हैं वो करके डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, डिज़ाइन के सिद्धांत अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ समीक्षा प्रश्न है आपके लिए, उनको जल्दी जल्दी नोट करिए। पहला है डिज़ाइन के सिद्धांत क्या है, दूसरा है डिज़ाइन में सद्भाव और लय कैसे बनाया जा सकता है, तीसरा कला के प्रत्येक तत्व से 2 उदाहरण का उपयोग करके दबाव के सिद्धांत पर चर्चा करिए, और चौथा प्रश्न है डिज़ाइन के लिए एक स्वभाव के साथ एक व्यक्ति के जीविका के अवसर कौन कौन से हैं उसको लिखिए। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। थैंक यू सो मच।